वेलकम टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो देखा था वो था जो कस्टम, जो हमारा एक्ट है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी का जो एक्ट था उसका हमने जो बेसिक था वो हमने देखा था। आज हमको देखना है टाइप्स ऑफ द ड्यूटीज, जो डिफरेंट तरह की ड्यूटीज होती है। ठीक है, वो हमको आज इसमें देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कस्टम ड्यूटी का जो टाइप्स है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन अंडर कस्टम है। ठीक है, कस्टम में दो तरह के एक्ट है। एक तो है कस्टम टैरिफ एक्ट, कि जिसमें जो रेट्स दिया गया है कि किस रेट पे आपको ड्यूटी लगानी है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये दिया गया है कि आपको किस तरह की इंपोर्ट, अगर अगर आप इंपोर्ट करते हो गुड्स का, तो उस पर कितनी ड्यूटी लगानी है। मतलब जो हर तरह के गुड्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब का रेट फिक्स किया गया है। तो उतने रेट पे आपको ड्यूटीज लगानी है। वैसे ही आपको एक्सपोर्ट पे कितनी ड्यूटीज लगानी है तो वो आपको सेकंड शेड्यूल में बोला गया है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको, इसमें आपको जो कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975, ठीक है, उसमें आपको दो शेड्यूल दिए गए हैं। एक तो है फर्स्ट शेड्यूल और एक आपका है सेकंड शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपको दिया गया है, इन दिस शेड्यूल द गुड्स चार्जेबल विद द इम्पोर्ट ड्यूटी आर लिस्टेड। ठीक है, जो आपका गुड्स इंपोर्ट होता है, ठीक है, वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, उस पर कितना रेट दिया गया वो आपके जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपको दिया गया है। बाद में है आपका सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में आपको क्या दिया गया है, सेकंड शेड्यूल में आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर कितना रेट लगाना है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एडॉप्ट्स 8 डिजिट क्लासिफिकेशन बेस्ड, जो 8 डिजिट का क्लासिफिकेशन कोड होता है वो इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HSN कोड। वो हार्मोनाइज सिस्टम जो डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम है, ठीक है, उसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका हार्मोनाइज कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम। ठीक है, वो HSN कोड होता है, वो आपका GST में भी होता है। ठीक है, हर एक जो आइटम होती है GST में, कि जिसपे GST लेवी होता है, वो हर एक का एक HSN कोड बनाया हुआ है। उसके हिसाब से उसको ट्रैक करते हैं कि ये जो आइटम है पर्टिकुलर, उस पे कितना रेट लगता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका जो हर एक जो भी गुड्स है जिस पे ये आपकी ड्यूटीज लगती है, उसका हर एक का एक HSN कोड बनाया गया है जिसमें हम ड्यूटीज डिसाइड करते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, कि जो मुझे आपको बताना था। द कस्टम टैरिफ एक्ट में दो शेड्यूल है, एक तो है फर्स्ट शेड्यूल और एक दूसरा है सेकंड शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है वो आपका इंपोर्ट के लिए है, और जो आपका सेकंड शेड्यूल है वो आपका एक्सपोर्ट के लिए है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप्स ऑफ ड्यूटीज पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में क्या है आपका, पहले जो पहले सेक्शन से वो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन से। तो फर्स्ट सेक्शन में आपको बोला गया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। वो हम पे जानते हैं, अभी हमने देखा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, द कस्टम टैरिफ एक्ट, कि जिसमें आपको रेट के डिटेल और आपको जो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज है वो आपको दिया गया है। कि द कस्टम टैरिफ एक्ट, ठीक है, द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इट एक्सटेंड टू द whole ऑफ द इंडिया। ठीक है, ये आपके पूरे इंडिया में लगेगा। इट shall came into force as on such date as the central government may by notification in the official gazette upon। ठीक है, ये कब से लागू किया गया है, जब से गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला होगा गेजेट में, तब से इसको लागू किया गया है। ठीक है, बाद में बोला गया सेक्शन 2 में, द रेट्स एट विच ड्यूटीज ऑफ द कस्टम शैल बी लेविड अंडर द कस्टम एक्ट 1962, जिसमें आपको बेसिक ड्यू कस्टम ड्यूटी, ये 1962 क्या है, ठीक है, ये कस्टम का ही एक एक्ट है, कि जिसमें अभी यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ ड्यूटीज देखते हैं। ठीक है, कि हर तरह की ड्यूटीज है। एंटी, जो आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, बाद में एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, बाद में आपकी जो IGST लगता है, ठीक है, बाद में आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी है, वो सब हम इसमें अभी देखेंगे। तो वो जो ड्यूटीज है वो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको ये ड्यूटी लगानी है, लेकिन किस वैल्यू पे लगानी है, कितनी लगानी है, तो वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो ये आपका कस्टम एक्ट है 1962, ठीक है, उसमें सेक्शन 14 होता है। वो सेक्शन 14 में आपको कैलकुलेशन करना होता है कि आप किस पे ड्यूटी लगाते हो। तो वहां पे हम हमारी जो CIF वैल्यू है, ठीक है, मतलब पोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब जो हमारी लैंडेड वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करते हैं, और बाद में उस पे जो है हम हमारी कस्टम ड्यूटीज लगाते हैं। ठीक है, वैसे ही एक्सपोर्ट में हम FOB वैल्यू फाइंड करते हैं, फ्री ऑन बोर्ड, तो वो हम यहाँ पे
देखेंगे जो इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर है वो हमको यही देखना है, द कस्टम एक्ट 1962 की। जब वहाँ पे हम जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, उसको लगाने के लिए हम हमारी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ठीक है, या फिर जो भी है वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है, कि हमको CIF कैसे फाइंड करना है, ठीक है, और FOB कैसे फाइंड करना है। तो बाद में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 3 दिया गया है, जो कि इसमें है 1975 जो रूल है यहाँ पे, उसमें ही आपका सेक्शन 3 है। सेक्शन 2 हमने देख लिया कि द रेट्स एट विच द ड्यूटीज ऑफ द कस्टम शैल बी लेविड अंडर द कस्टम एक्ट 1962 आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। मतलब जो आप यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाओगे, ठीक है, द कस्टम एक्ट 1962 में, ठीक है, उसका रेट आपको कहाँ पे दिया गया कहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। बाद में हम देखते हैं सेक्शन 3। ये जो सेक्शन 3 है वो बहुत बड़ा है। सेक्शन 1 और 2 हमने देखा, वो तो अभी 5 मिनट में आपका हो गया। सेक्शन 3 है, वहाँ पे आपको सब ड्यूटीज दी गई है कि सेक्शन 3(1) में है तो वो आपको ड्यूटी दी गई है कि ये इस तरह की ड्यूटी है। बाद में सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 का जो सब रिलेटेड सेक्शन है वो आपका है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, जिसमें आपको बताया कैलकुलेशन दिखाया गया है कि आपको इतने रेट पे ड्यूटी लगानी है, ठीक है। बाद में ऐसे ही आपकी जो रिलेटेड सेक्शन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 है उसकी रिलेटेड सब सेक्शन है आपकी सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, ठीक है। मतलब सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में आपको ड्यूटी बताई गई है, जैसे यहाँ पे है कि सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 में जो आपको ड्यूटी दिखाई गई है वो है आपकी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इक्वल टू दी एक्साइज ड्यूटी। मतलब आपकी जो डिटेल्स है आपको इसमें दी गई है कि आपको ये ड्यूटी इस हिसाब से लगानी है। बाद में कितनी लगानी है, किस वैल्यू पे लगानी है, ठीक है। आपका जो वैल्यूएशन है वो आपका किस में दिया गया है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में। वैसे ही जो आपकी ड्यूटी है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में है, उसका वैल्यूएशन आपको किस में दिया गया है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 6 में। बाद में जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 है उसका वैल्यूएशन आपको 8 में दिया गया है, और 9 है उसका आपको 10 में। मतलब सब रिलेटेड सेक्शन है। जो आपको डिटेल्स दी गई वो एक सेक्शन में, और उसका जो वैल्यूएशन है वो आपको दूसरे सेक्शन में दिया गया है, ठीक है। देखेंगे तो आपको सब पता चलेगा। तो पहले हम पहली सेक्शन देखते हैं, ठीक है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। तो यहाँ पे सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 आपको दिया गया एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी। हालांकि ये सेक्शन अभी इतनी काम की नहीं रही, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब जीएसटी आया, ठीक है, 2017 में जब जीएसटी आया उससे पहले हमारा क्या था, वैट, ठीक है, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब था। तो जब वो ये एक्साइज जो हमारा एक्साइज एक्ट था, ठीक है, जब ये एक्साइज था तब हम क्या करते थे, जो हमारी इंडिया में जो आइटम्स हमारी मैन्युफैक्चर होती है उस पर क्या लगता था, एक्साइज, ठीक है। समझ लीजिए कि हमने 100 रुपए की चीज बनाई और उस पर 10% हमने जो एक्साइज लगा तो वो चीज कितने की हो गई, 110 की। अभी जो चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस पर एक्साइज नहीं लगता था, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाता, हमारी जो इंडिया की आइटम्स थी वो हमारी महंगी हो जाती थी और बाहर की चीजें सस्ती हो जाती थी। इसलिए लोग इंडिया की चीजें खरीदने के बदले बाहर से इंपोर्ट करना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि वो चीजें सस्ती पड़ती थी और इंडिया की चीजें एक्साइज की वजह से महंगी पड़ती थी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बाहर से चीजें लाते हैं, ठीक है, समझ लीजिए कि यहाँ पे आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो, वैसा सेम मोबाइल फोन बाहर से मंगवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो इंडिया में समझ लीजिए कि हमारा जो लोकल मार्केट है उसमें वो फोन समझ 5,000 का बिकता है, ठीक है, और अगर उस पर 10% आपका एक्साइज ड्यूटी लगता है मतलब वो 5,500 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी कस्ट आपकी जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके इक्वल में ही अगर आप बाहर से वो सेम चीज इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी इतनी एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे भी आपको ऐसा ही बोला गया है, एनी आर्टिकल विच इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया shall in addition be liable to a duty equal to the excise duty। मतलब अगर आप बाहर से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये जीएसटी के पहले की बात है, ठीक है, ये जो सिनेरियो चल रहा है वो जीएसटी के पहले का है, ठीक है। मतलब अभी इसका अभी जो कोई भी मतलब इसका जो अभी एप्लीकेशन है वो अभी इतना नहीं रहा है, क्योंकि अभी इसका स्थान किसने ले लिया है, जीएसटी ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि एनी आर्टिकल विच इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया शैल इन एडिशन बी लायबल टू अ ड्यूटी इक्वल टू दी एक्साइज ड्यूटी। मतलब अगर आप बाहर से कोई चीज मंगवाते थे तो उसके इक्वल की अगर मतलब उसके जैसी अगर कोई चीज इंडिया में थी तो उस पे जितना एक्साइज लगता था उसके इक्वल का ही एक्साइज आपको किस पे लगाना है, जो आपने इंपोर्ट किए उस चीज पे
लगाना है ताकि वो इंडिया के जो मार्केट है उसके इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे दूं, अगर हम बाहर से गोल्ड मंगवाते हैं तो वो हमको अगर ड्यूटी नहीं पे करते तो हमको एकदम सस्ता होता है। जितना हमारा मार्केट में, अगर समझ लीजिए कि हमारा इंडियन मार्केट का रेट है वो गोल्ड का, समझ लीजिए कि 15,000 है, और अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन जब आप उस पर ड्यूटी पे कर देते हो, ठीक है, तो आप अगर ड्यूटी पे कर देते हो कस्टम पे, तो उसका जो रेट होता है वो हमारे इंडियन मार्केट के इक्वल हो जाता है। तो उसका यही रीजन है कि जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो वो चीज इंडिया के मार्केट को अफेक्ट ना करे, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये कस्टम इक्वल टू द एक्साइज ड्यूटी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ही रीजन था कि जो हमारा इंडियन मार्केट है, ठीक है, हमारा जो लोकल मार्केट है उसको कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग लेविएबल ऑन अ लाइक आर्टिकल, लाइक आर्टिकल मतलब आप जो आर्टिकल इंपोर्ट करते हो उसके जैसा ही आर्टिकल अगर इंडिया में है, ठीक है, तो उस पे जितना एक्साइज लगता है उतना ही एक्साइज आपको किस पे लगाना है, जो आपने इंपोर्ट किया है उस पे लगाना है। इफ प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड इफ सच एक्साइज ड्यूटी ऑन अ लाइक आर्टिकल इज लेविएबल, मतलब जो इंडिया में उसके जैसा ही आर्टिकल है उस पे जितना आपका एक्साइज लगता है, एट एनी परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू, द एडिशनल ड्यूटी टू विच द imported article shall be so liable shall be calculated the percentage of the value of the imported article। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप जितना आपका जो इंडिया में जो आपकी चीज बन रही है उस पे जितना टैक्स लगता है उतना ही आपको टैक्स किस पे लगाना है, जो आपका इंपोर्टेड आर्टिकल है उस पे टैक्स। यानी मेरा मतलब बोलने का यहाँ पे ये है कि आपकी ड्यूटी वहां पे उतनी ही लगानी है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, ये जो प्रोवाइडेड दैट होता है वो एक कंडीशन की तरह होता है कि आपको ये बोला गया है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन एनी इन केस ऑफ एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आपका जीएसटी में भी आता था कि ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो कि जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in official gazette specify the rate of additional duty having regard to the excise duty for the time being leviable on alcoholic liquor produced or manufactured in different state। यहाँ पे आपको क्या बोला गया, इन केस ऑफ एनी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर कोई अल्कोहलिक लिकर है, ठीक है, इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट, गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, स्पेसिफाई द रेट ऑफ एडिशनल ड्यूटी हैविंग रिगार्ड टू द एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, गवर्नमेंट एक रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इतने रेट से आपको एक्साइज ड्यूटी लगानी है फॉर द टाइम बीइंग लेविएबल ऑन लाइक अल्कोहलिक लिकर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन डिफरेंट स्टेट। मतलब आप जितना यहाँ पे जितनी आपकी उस पे टैक्स लगता है, तो ठीक है, मतलब एक्साइज लगता है उसके हिसाब से ही आपको ड्यूटी जो आप इंपोर्ट करते हो उस पे लगानी है। आप गवर्नमेंट अभी जो स्पेशल नोटिफिकेशन है वो निकाल के ये आपको पब्लिक में जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, इन केस लाइक अल्कोहलिक लिकर इज नॉट प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर्ड इन एनी स्टेट देन हैविंग regard to the excise duty which would be leviable for the time being in different states on the class or description of the alcoholic liquor to which such alcoholic liquor belongs। ठीक है, समझ लीजिए कि इन केस अल्कोहलिक लिकर इज नॉट प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन एनी स्टेट देन हैविंग रिगार्ड टू द एक्साइज ड्यूटी विच वुड बी लेविएबल, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग इन डिफरेंट स्टेट और ऑन क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर टू विच सच अल्कोहलिक लिकर बिलोंग्स। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि कोई ऐसा अल्कोहलिक लिकर है जो इंडिया में बनता ही नहीं है और अगर आप वो इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसके जैसा कोई है, ठीक है, उसके जैसा मतलब वो सेम नहीं है, लेकिन अगर उसके जैसा कोई है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हो चलेगा, लेकिन उसके जैसा कोई है तो उस पर जितना एक्साइज लगता है उसके हिसाब से हम एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक आपको नोट दिया गया है कि देर आर सम गुड्स ऑन विच IGST is not leviable as it is outside the scope of the GST but still excise and VAT are leviable। ये हमको पता है कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, इस पे अभी जीएसटी के दायरे में इसको नहीं लाया गया है, लेकिन अभी भी उस पे क्या लगता है, जो कि हमारा सेल्स टैक्स मतलब हमारा जो एक्साइज है, ठीक है, ड्यूटीज है हमारी जो है वो उस पे लगती है। ठीक है,
तो ये सब आपकी जो यहाँ पे चीज दी गई वो IGST उस पे नहीं लगता है, ठीक है। बाकी सब चीजें हम देखेंगे, IGST जो हमारी ड्यूटी है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे यही इसमें इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो हमारी यहाँ पे चीज दी गई है, जो हमको 5-6 आपको लिस्ट दी गई है, ये जो 5-6 आइटम्स है वो आपकी GST के दायरे में नहीं आती। तो यहाँ पे आपका IGST नहीं लगेगा, लेकिन इस पे क्या लगेगा, आपका एक्साइज और वेट। ये जो आपको 5-6 चीजें दी गई है, इसके सिवा किसी भी चीज पे आपका ये सेक्शन है वो अभी एप्लीकेबल नहीं रहा है, क्योंकि ये जो चीजें है सिर्फ यही ऐसी बची है कि जिस पे एक्साइज और जो आपका वेट है वो अभी लागू, बाकी सब पे अभी GST लग गया है, ठीक है। मतलब वो सब तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा कि जब इंडिया में एक्साइज और वेट एप्लीकेबल हो, क्योंकि आपको उसके इक्वल लगाना है। तो इंडिया में अगर एक्साइज और वेट नहीं रहा तो सीधी सी बात है वो इम्पोर्ट पे भी नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ये जो आपका ये जो 5-6 चीज है, ठीक है, उस पे अभी GST नहीं लगा है, तो उसके लिए यहाँ पे अभी इस पे एक्साइज और वेट लग रहा है, तो वो इम्पोर्ट पे भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा दिया गया है, एक तो है आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है। आपका दूसरा क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, और तीसरा है हाई स्पीड डीजल, तो आपका चौथा है नेचुरल गैस, पांचवा है पेट्रोल मतलब जो आपका मोटर स्पिरिट होता है वो, और चौथा है ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। ये आपका क्या है कि इस पे आपको क्या लगेगा, एक्साइज और वेटी, क्योंकि ये अभी GST के दायरे में नहीं है, ठीक है। द एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इज लेविड ऑन द अबव प्रोडक्ट, मतलब ये जो चीजें है सिर्फ इस पे ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल रहेगा, बाकी किसी चीज पे आपका ये सेक्शन अभी नहीं रहा, इसका अभी जो स्कोप था वो भी फिनिश हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि ये जो आपका एक्साइज ड्यूटी है वो किस पे लगता है और क्यों लगता है, लेकिन ये कितनी वैल्यू पे लगेगा, ठीक है, मतलब उसका वैल्यूएशन क्या होगा, चीज की जो वैल्यू है वो कितनी वैल्यू पे लगेगा, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एंड 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमको कैलकुलेशन देखना है वो हमको किसके लिए देखना है, जो सेक्शन 3 है, ठीक है, उसका जो सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 1 मतलब क्या, ठीक है, जो यहाँ पे हमने देखा ये रहा आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, ये जो आपका है वो ये एक्साइज ड्यूटी के लिए जो आपका सेक्शन है वो आपका 3 सबसेक्शन 1 है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हमारा जो कैलकुलेशन है वो। तो यहाँ पे आपको जो आपका वैल्यूएशन है वो आपको दिया गया है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ड्यूटी अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 मतलब जो इसके बाद का सेक्शन रहेगा उसका भी वैल्यूएशन आपको यहीं पे दे दिया है। द एडिशनल ड्यूटी ऑन एनी इम्पोर्टेड आर्टिकल वेर सच ड्यूटी इज लेविएबल एट एनी परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, उस पर कितना लगेगा, तो उसकी जो वैल्यू है उसके जो परसेंटेज आप डिसाइड करते हो वो कितना परसेंटेज रहेगा, तो वो परसेंटेज आपका कितना रहेगा, जितना आप जो इंडिया की जो आइटम है इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई, ठीक है, उस पे जितना लगता है उसके हिसाब से उसके इक्वल में आपको इंपोर्टेड आर्टिकल पे लगाना है। Value of imported article shall, notwithstanding anything contained in the section 40 of the custom act and the aggregate of, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 40 है, ठीक है, वो आपका किसका है, सेक्शन 14 है वो आपका जो आप बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है वैल्यू, ठीक है, कि आपकी जो CIF वैल्यू है वो आपकी कितनी रहेगी या फिर FOB वैल्यू है वो आपकी कितनी रहेगी, तो वो हम हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है वैल्यूएशन का उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ये आपका जो सेक्शन है वो आपका ओवर राइट कर गया है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे जो सेक्शन 40 में आपको नहीं देखना है, जो हम यहाँ पे बोलते हैं वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेक्शन 40 में आपको क्या बोला गया, द वैल्यू इंपोर्टेड आर्टिकल डिटरमाइन अंडर सेक्शन 41 ऑफ द, मतलब यहाँ पे जो आपको ये एक्साइज ड्यूटी है वो आपको किस पे लगानी है, तो द एग्रीगेट ऑफ, मतलब इसका जो एग्रीगेट होगा उस पे आपको लगानी है। द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल डिटरमाइन अंडर द सेक्शन 40 सबसेक्शन 1, अभी ये सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में क्या है आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है, ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू मतलब आपकी क्या आएगी, यहाँ पे जो आपकी CIF वैल्यू है, ठीक है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट आपकी जो वैल्यू होती है वो आपको लेना है, या फिर द टैरिफ वैल्यू ऑफ सच आर्टिकल फिक्स्ड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन 2
of that section as the case may be। अभी यहाँ पे एक चीज है, मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ा सा इसका, कि यहाँ पे अगर आपको कस्टम ड्यूटी लगानी है तो उसके लिए दो चीज हो सकती है, या तो आप जो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे कस्टम ड्यूटी लगाओ, या फिर गवर्नमेंट ने जो फिक्स की है कि आपको इसी वैल्यू पे आपको कस्टम ड्यूटी, तो आप उस पे लगाओ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहले गवर्नमेंट ने कोई वैल्यू फिक्स की है क्या कस्टम ड्यूटी के लिए, तो आप उसको ले लो। अगर गवर्नमेंट ने फिक्स नहीं की है तो फिर आप उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे कस्टम ड्यूटी लगाओ। तो आपको इस पे एक्साइज ड्यूटी लगानी है। तो एक तो आपका ये हो गया कि आपको जो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे आप कस्टम ड्यूटी लगाओ, या फिर गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया। पहले आपको ये सेक्शन 40 सब सेक्शन 2, मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई फिक्स किया तो आप पहले उस पे लगाओ। अगर गवर्नमेंट ने कोई वैल्यू फिक्स नहीं की है तो फिर आप किस पे लगाओगे, जो उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू है उस पे ये आप एक्साइज ड्यूटी लगाओ। ठीक है, अगर बाद में आपका ये हो गया अभी कि आपका जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है समझ लीजिए कि वो आपकी आ गई, बाद में दूसरा आपको क्या लगाना है ट्रांजैक्शन वैल्यू के बाद, एनी कस्टम ड्यूटी चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। मतलब यहाँ पे आपको कौन सी, अभी समझ लीजिए कि आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 है, ठीक है, और आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, मतलब आपकी कितनी हो गई 1000 प्लस उसका 10%, मतलब क्या हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, तो 1000 प्लस 100 आपका कितना हो गया 1100। ठीक है, मतलब ये आपका हो गया, मतलब आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा देनी है और आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो लगा देनी है। तो आपका दो चीजें हो गई। बाद में तीसरा है आपका एनी सम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज an addition to and in the same manner as a duty of custom। बाद में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू आ जाएगी, बाद में उस पर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दोगे। अगर उसके बाद उसमें कोई सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, अगर ऐसा कुछ है तो आप वो लगा दीजिए। बाद में आपका टोटल आ जाएगा, उसके बाद जो आपका टोटल आता है उस पर आपको क्या लगाना है एक्साइज ड्यूटी, बट डज नॉट इंक्लूड। यहाँ पे आप जो कैलकुलेशन टोटल निकालते हो उसमें आपको कौन कौन सी नहीं लेना है, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ये तो आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम इसको फाइंड कर रहे हैं। सेक्शन 3 सबसेक्शन 3, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ये सब आपकी ड्यूटीज के सेक्शन है। ठीक है, जब जब हम आगे करते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका पता चल जाएगा। मतलब आपको एक्साइज ड्यूटी गिनते हो तो आपके उसके बाद की जो ड्यूटीज है वो आपको नहीं लगानी। ये जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 है वो तो आपका आईजीएसटी का है, तो आईजीएसटी तो इस पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो आपका एक्साइज ड्यूटी है वो आपका जीएसटी के पहले का है, और ये जो सेक्शन 3 सब सेक्शन है वो आपका आईजीएसटी, आईजीएसटी तो इस पे होगा ही नहीं। ठीक है, बाद में ये जो आपका सेक्शन 3 सब सेक्शन 9 है वो आपका किसका है कंपेंसेशन सेस का, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, तो ये भी इस पे नहीं लगेगा। बाद में सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 वो आपका काउंटर वेलिंग ड्यूटी, वो भी इस पे नहीं लगेगा। मतलब ये सब ड्यूटी है वो आपकी इस पे नहीं लगेगी। ठीक है, आपको सिर्फ दो ही चीज लेनी है, आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है प्लस आपकी जो उसकी बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ठीक, प्लस उसका जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है वो। ठीक है, वो लगा दीजिए। बाद में उसकी जो टोटल वैल्यू आती है उस पर आप क्या लगा दीजिए, जो आपकी एक्साइज ड्यूटी है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मतलब आपको यहाँ पे ये जो बताना रहेगा कि आपको कौन कौन सी ड्यूटीज नहीं इंक्लूड करनी है। एक तो ये आपकी ये हो गई सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, 3, 5, 7, 9। बाद में जो आपकी सेफ गार्ड ड्यूटी होती है, ठीक है, ये सेफ गार्ड ड्यूटी भी क्या है मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, आगे लेक्चर में हमको ये देखना है, ये भी आपका एक टाइप्स ऑफ ड्यूटी है सेफ गार्ड ड्यूटी, जो कि आपको किस में बताया गया है सेक्शन 8B और 8C में। बाद में आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो कि आपकी सेक्शन 9 में। बाद में आपकी एंटी डंपिंग ड्यूटी जो कि आपकी है सेक्शन 9A में। ये सब आपको ड्यूटी लगानी ही नहीं है, सिर्फ आपको दो ही चीज आपको लेनी है, एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन हो, वो है आपकी एक तो ट्रांजेक्शन वैल्यू, और एक तो आपकी दूसरी है जो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और जो भी आपका SWS मतलब सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है वो। आपको ये चीज लगा कि आपको उस पर, मतलब यहाँ पे आपका हो गया। देखिए आपने पहले जो वैल्यू निकाली जो आपकी 40 सबसेक्शन 1 में है वो यहाँ पे आपने निकाली, मतलब आपकी जो CRF वैल्यू है या फिर जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो। बाद में आपका आ गया बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो आपने इस पे निकाली, मतलब आपका ये हो गया। बाद में सोशल वेलफेयर सरचार्ज जो आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी का 10% है तो वो आपने यहाँ लगा दिए, तो आपकी टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई। बाद में ये जो वैल्यू है उस पर आपको क्या लगाना है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, मतलब आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो आपकी इस पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो एक ड्यूटी है वो आपकी फिनिश हुई, वो कौन सी है एक्साइज ड्यूटी। ठीक है,
तो वो आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 था और सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 था, ये आपका रहा सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, जो कि आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी है। और आपका जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 था वो आपका वैल्यूएशन का था कि आप किस वैल्यू पे आपकी ड्यूटी है वो लगाओगे, तो वो हमने देख लिया। अभी देखते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 3। ठीक है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में आपको बोला गया है, यहाँ पे आपको कोई ड्यूटी नहीं बोला गया है, सिर्फ आपको इतना बोला गया है कि अगर आप कोई रॉ मटेरियल या फिर कोई इंग्रेडिएंट या फिर कोई कंपोनेंट आप, ठीक है, फिनिश गुड्स यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करते हो, सिर्फ आप कोई रॉ मटेरियल है, ठीक है, कि जिसको आप अभी इंडिया में प्रोड्यूस करने वाले हो, प्रोडक्शन में लेने वाले हो, या फिर कोई इंग्रेडिएंट लेते हो या फिर कंपोनेंट लेते हो, तो उस पर आप ड्यूटी लगाओगे। ठीक है, किस हिसाब के, जो भी आप इंडिया में अगर समझो कि वो चीज बेचते हैं तो उस पर जितनी ड्यूटी लगती है उसके हिसाब से ही आप ड्यूटी इस जो इंपोर्ट करते हो उस पर लगाओगे। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही बोला गया, इफ द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड that it is necessary in the public interest to levy on any imported article whether on such article duty under section 3 subsection 1 leviable or not, मतलब आप एक्साइज लगाते हो और नहीं, ठीक है, such additional duty as would counterbalance the excise duty leviable on any raw material component and ingredients of the same nature as the similar to those used in the production manufacture of such article it may be notification। मतलब यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ड्यूटी का नहीं बोला गया, सिर्फ आपको इतना बोला गया है कि अगर आप कोई इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल या फिर कंपोनेंट इंपोर्ट करते हो जो कि आप अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर में आप यूज करने वाले हो, ठीक है, तो अगर समझ लीजिए कि आप वो इंडिया में ही बेचते हो, आप उस पर जितनी ड्यूटीज लगती उसके हिसाब से ही आपको ड्यूटी कितनी लगानी है, सेम ड्यूटी आपको इतने परसेंटेज में आपको कितने किस पे लगानी है, तो आप जो इंपोर्ट कर रहे हो उस पे लगानी है। ठीक है, बाद में सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 वो भी आपको वैल्यू का ही बता रहा है कि समझ लीजिए कि आपका कोई इंपोर्ट करते हो रॉ मटेरियल, ठीक है, और अगर आपको उस पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 में आपको ड्यूटीज लगती है तो उस पर कितनी लगेगी, तो एवरेज क्वांटम ऑफ द एक्साइज ड्यूटी पेएबल ऑन द रॉ मटेरियल। ठीक है, जितनी आपकी एक्साइज ड्यूटी आप पे करते हो उसका जो एवरेज रहेगा, ठीक है, उतनी ड्यूटीज आपको किस पे पे करनी है, जो आपने इंपोर्ट किया है उस पर पे करनी है। लेकिन ये आपका अभी फिक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी बाद में ही आपको निकालने हैं। ठीक है, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू लेवी ऑन एनी इंपोर्टेड आर्टिकल, मतलब अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए तो वो नोटिफिकेशन निकालेंगे और बाद में ये ड्यूटी आपके एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 और आपका सेक्शन 3 सब सेक्शन 4 भी पूरा हुआ। ठीक है, तो हमने अभी तक जो ड्यूटीज हमारी जो है प्रैक्टिकली है वो हमने एक ही देखी है, वो आपकी कौन सी थी, जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है वो। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ड्यूटी, ठीक है, जो कि है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में। ठीक है, यहाँ पे आपकी कौन सी है, जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में है वो हमारी है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम टू काउंटर सेल्स टैक्स एंड वेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम टू काउंटर सेल्स टैक्स एंड वेट। यहाँ पे काउंटर सेल्स टैक्स और वेट का मतलब क्या है, कि समझ लीजिए कि इंडिया में कोई चीज बेचता है और उस पर सेल्स टैक्स लगता है, और अगर आप बाहर से वो सेम चीज इंपोर्ट करते हो तो उस पर कोई ये सेल्स टैक्स और वेट नहीं लगता है, तो वो चीज सस्ती हो जाएगी एज कम्पेयर टू इंडियन जो इंडिया की मार्केट की जो प्रोडक्ट है उसके कंपेयर में जो बाहर से इंपोर्ट किए वो सस्ती हो जाएगी, तो लोग उसको ही ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब उसको ही ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो मार्केट है वो बाहर के मार्केट के साथ कंपटीशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ का मार्केट टूट जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट हमारे जो मार्केट है, ठीक है, उसको कोई लॉस ना हो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि समझ लीजिए कि इंडिया में सेल्स टैक्स लगता है और वेट लगा है, और अगर वो सेम चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी सेल्स टैक्स और वेट लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपका एक्साइज और सेल्स टैक्स में आपका डिफरेंस क्या है, तो एक्साइज में आपका जितना यहाँ पे इंडिया की चीज पे आपका एक्साइज लगता था वो सेम रेट पे आपका बाहर की चीज पे भी लगता था, लेकिन सेल्स टैक्स पे आपका ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे सेल्स टैक्स 10% लगता है तो आप बाहर 10% नहीं लगाओगे, लेकिन यहाँ पे आपका बाहर के अगर इम्पोर्ट करते हो तो आपका मैक्सिमम परसेंटेज कितना रहेगा, आपका जो 4% है वही आपका मैक्सिमम परसेंटेज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेल्स मतलब जो आपका काउंटर सेल्स टैक्स वेट है, ठीक है, ये जो आपकी एडिशनल ड्यूटी है अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में आपकी जो एडिशनल ड्यूटी है उसका रेट आपका मैक्सिमम कितना रहेगा,
ओके 4% मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ने जो बाहर का जो गवर्नमेंट थे, ठीक है, सीधी सी बात है कि सेल्स टैक्स का मतलब क्या है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको रेवेन्यू हो। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो और अगर उस पर ज्यादा ड्यूटीज लगाओगे तो सीधी सी बात है, जब हम हमारी चीजें उस कंट्री के मार्केट में बेचेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उसके मार्केट की भी टैक्स है वो हमारे पे लगाएगी, ठीक है। तो वो हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी अफेक्टेड होगा। तो गवर्नमेंट ऐसा भी सोचती है कि जो हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम रेट कितना लगाया है 4%, कि सेल्स टैक्स और वेट का जो एडिशनल ड्यूटी है वो आपकी कितनी लगेगी 4%, ठीक है। अभी यहाँ पे आपकी 4% है वो किस पे लगेगी, तो उसके लिए आपको वैल्यूएशन किस में दिया गया है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 में। तो वो देखते हैं हम लोग। फॉर कैलकुलेटिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, मतलब आपका जो सेल्स टैक्स की एडिशनल ड्यूटी थी, ठीक है, द एडिशनल ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड आर्टिकल, द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड आर्टिकल शेल नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 40, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके सेक्शन 3 और सबसेक्शन 2 हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी उस पे आपको कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ आप जो एडिशनल ड्यूटी लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे जो आपकी एडिशनल ड्यूटी है सेल्स, उसके लिए आपको यही सेक्शन आपको फॉलो करना है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, द एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल, मतलब या तो आपका आएगा कि आपको या तो CIF वैल्यू लेनी है या फिर जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे टैरिफ वैल्यू ऑफ द सच आर्टिकल फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ये आपका एक आ गया। बाद में उसमें आपको क्या ऐड करना है, एनी ड्यूटी ऑफ द कस्टम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल अंडर द सेक्शन 12, ये आपका सेक्शन 12 क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। मतलब आप यहाँ पे जो वैल्यू है उस पर आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दो। बाद में उसमें क्या लगाना है, एनी सम चार्जेबल ऑन दैट आर्टिकल, मतलब ये आपका क्या हो गया, सोशल वेलफेयर सर्च। तो यहाँ पे आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। अभी उस वैल्यू पे आपकी जो ड्यूटीज है, ठीक है, उसमें आपकी अभी ये जो ड्यूटी है वो आपकी सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 पे है, ठीक है। तो ये ड्यूटीज में आपको कौन कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 तो अभी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 7 और 9। अभी यहाँ पे देखिए आपकी सबसेक्शन 3 सॉरी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 यहाँ पे निकल गई। मतलब आप जब ये ड्यूटी लगा रहे हो तो उसमें आपको सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 इंक्लूड करने के बाद ये ड्यूटी लगानी है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पे देख लीजिए नीचे। पहले हमने जो वैल्यू है वो सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में निकाली, मतलब जो हमारी CIF वैल्यू है वो हमने ले ली। बाद में उसमें आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी। बाद में सोशल वेलफेयर सर्चर 10% लगा दिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई। बाद में उस पर आपने लगाई सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लगा दी। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आई, तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई फॉर द पर्पज ऑफ 3 सबसेक्शन 5, अभी ये जो वैल्यू आई उस पर आप क्या लगाओगे, ये जो आपको एडिशनल ड्यूटी है इक्वल टू द सेल्स टैक्स और वेट, वो आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। अभी इसमें आपको इंक्लूड क्या क्या नहीं करना है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 है तो अभी आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब अभी जो आपका IGST की जो ड्यूटी है, ठीक है, वो आपको IGST इसमें ऐड नहीं करना है, और जो आपका कंपेंसेशन सेस है वो आपको यहाँ पे ऐड नहीं करना है। बाद में जो आपकी सेफ गार्ड ड्यूटी है वो आपको इंक्लूड नहीं करनी है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो आपको इंक्लूड नहीं करनी है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो आपको इंक्लूड नहीं करनी है। ये 4 ड्यूटी आपको इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। बाद में देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट ड्यूटी है वो हमारी है GST के, मतलब वो हमारी क्या है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 7, वो आपकी क्या हो गई, एडिशनल ड्यूटी टू काउंटर वेल लेवी ऑफ द GST। यहाँ पे आपका जो GST, मतलब जो एक्साइज के बाद का जो नया लॉ आया वो हमारा GST का था, इसलिए यहाँ पे ये सेक्शन ऐड की गई कि आपकी जो एडिशनल ड्यूटी है टू काउंटर वेल GST, मतलब इंडिया में GST लगता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही जो बाहर से चीज इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी GST लग जाएगा। उस पर क्या लगेगा, IGST, क्योंकि GST का जो आपका टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई, और GST है वो आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो आप जो इंपोर्ट करते हो तो उसका डेस्टिनेशन क्या होगा, इंडिया, इसलिए उस पर क्या लगेगा, IGST, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनी आर्टिकल विच इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया शेल इन एडिशन बी लायबल टू द इंटीग्रेटेड टैक्स, ठीक है, उस पर क्या लगेगा, IGST एट द सच रेट नॉट एक्सीडिंग 40%, ठीक है। मतलब आपका 40% मैक्सिमम रहा, ठीक है, यह GST में भी इतना ही है, ठीक है। मतलब CGST का 20% है और SGST का 20, मतलब टोटल आपका मैक्सिमम कितना रेट है, 40%। एज इज लेविएबल अंडर सेक्शन 5 ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017
ऑन अ लाइक आर्टिकल ऑन इट्स सप्लाई इन इंडिया ऑन द वैल्यू, मतलब आपका जो लाइक आर्टिकल, ठीक है, मतलब आपने एक मोबाइल फोन मंगवाया, वो मोबाइल फोन अगर आप इंडिया में भी बेचते हो तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। तो अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी इंपोर्ट पे भी कितना लगेगा, 28% ही IGST लगेगा। ऑन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड आर्टिकल एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 और अंडर सेक्शन, अभी आप कितनी वैल्यू पे लगाओगे, तो वैल्यूएशन आपको किस में दिया है, ये जो सेक्शन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आपका जो IGST है उसका वैल्यूएशन यहाँ पे दिया गया है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन वैल्यूएशन फॉर लेविंग IGST अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग इंटीग्रेटेड टैक्स अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑन एनी इंपोर्टेड आर्टिकल where such tax is leviable at any percentage of its value. The value of the imported article shall, notwithstanding anything contained in the section 40 of the Custom Act 1962, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस वैल्यू पे लगाना है। बी द एग्रीगेट, एग्रीगेट में आपको पहले क्या ले लेना है, पहले तो आपको CIF वैल्यू ले लेनी है, उसमें आप ऐड कर दीजिए आपका जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको आप ऐड कर दीजिए अंदर सेक्शन 12 में। बाद में जो आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज है उसको प्लस कर दीजिए, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको इस वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू ऐड नहीं करनी है, जो आपका जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 मतलब आपका जो IGST है उसको तो आप अभी कैलकुलेट करो तो उसको आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे, और आपका जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 है मतलब आपकी क्या है, कंपेंसेशन सेस, इसको इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जो ऊपर की सब ड्यूटी है, मतलब जो हमारी सेल्स टैक्स के लिए ड्यूटी थी, ठीक है, वेट की ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी मतलब सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में, ठीक है। बाद में जो आपकी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में आपकी जो एडिशनल ड्यूटी थी इक्वल टू द एक्साइज, वो भी आपको इसमें इंक्लूड कर देनी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैल्यू है अंदर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में जो आपकी ड्यूटीज है वो आ गई, बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 12 भी आ गई, सोशल वेलफेयर सरचार्ज है वो भी आ गए। मतलब यहाँ पे आपका जो एक वैल्यू आ जाएगी उसमें आप बाकी सब ड्यूटी लगा दीजिए, मतलब यहाँ पे आपकी दो ही ड्यूटी आएगी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में और सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में, ठीक है। क्योंकि सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 है उसमें तो सिर्फ गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर सकती है लेकिन किया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी आ जाती है, बाद में आपकी एक यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और वो जो वैल्यू आ जाती है उस पर आप क्या लगाओगे, IGST, ठीक है। बाद में है आपका, तो यहाँ पे आपका ऐसा होगा, आप यहाँ पे बोल दोगे कि यहाँ पे सर ओवर टैक्सेशन हो रहा है, मतलब टैक्स पे टैक्स लग रहा है, तो हाँ लग रहा है, हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। चलिए बाद में देखते हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A वेयर हाउस सेल बिफोर क्लियरेंस। इसका मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हो लेकिन अभी आप उसको क्लियर नहीं करवाते हो, ठीक है, मतलब आप उसको आप अनलोड कर लेते हो लेकिन आप उसको अभी वेयर हाउस में रखवा देते हो कि बाद में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा लूंगा। अभी आप उसको क्लियर नहीं करवाते हो, अगर आपको कोई बाहर का आदमी मिल जाता है, ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए कि आपने इंग्लैंड से माल मंगवाया और आपने उसको वेयर हाउस में रख दिए, अभी आपने उसको वेयर हाउस में ही रखा है और आपको कोई अगर उसको बेचना है और आप उसको जापान वाले एक आदमी को बेच देते हो कि भैया तू अभी मेरा जो वेयर हाउस में माल पड़ा है वहां से ही आप उसको लोड करके ले जाओ, मतलब आपने उसको भी क्लियर तो करवाया नहीं, तो उस पे आपका जो IGST वो लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर अगर लगेगा तो कितना लगेगा, तो वो आपको किस में बताया गया है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A में। तो देखते हैं, तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 8A में आपको बोला गया है कि वेयर एनी गुड्स डिपोजिटेड इन अ वेयर हाउस अंडर द प्रोविजन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 आर सोल्ड टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन और एक्सपोर्ट अंडर द सेड एक्ट, value of the such goods for the purpose of calculating IGST under section 3 subsection 7 shall be, ठीक है। तो यहाँ पे आपका IGST किस पे लगेगा, where all of the goods are sold, जब आपने पूरे गुड्स बेच दिए तो वैल्यू डिटरमाइन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8, तो वो आपकी वैल्यू क्या रहेगी, द वैल्यू अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 8, मतलब जो यहाँ पे आपने वैल्यू कैलकुलेट की है ऊपर, यहाँ पे जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की वही आपकी वैल्यू रहेगी, या फिर जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, समझ लीजिए कि आपने वैल्यू यहाँ पे जो कैलकुलेट की वो आई 10,000 और आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू और आपने बेचा है 15,000 में, तो आपका IGST किस पे लगेगा, तो विच एवर इज हायर, मतलब आपका जो 15,000 है उस पर IGST लगेगा। वेदर एनी पार्ट ऑफ द गुड्स इज सोल्ड, मतलब आपने जितना ही आपका वेयर हाउस में पड़ा है उसमें से कोई आपने आधा माल ही बेचा है,
द proportionate वैल्यू ऑफ सच गुड्स डिटरमाइन ऑन द, मतलब जितना आपने बेचा है, ठीक है, उसकी वैल्यू, या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब आपकी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है विच एवर इज हायर, मतलब उसको बांट देना है कि इतना माल बेचा है तो उसकी वैल्यू इतनी होगी। यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया कि लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू टू बी टेकन provided that where the whole of the warehouse goods or any part thereof are sold more than once before the clearance for the home consumption or export, ठीक है, the transaction value of the last such transaction, ठीक है, shall be transaction value for the purpose of the above both clauses, ठीक है। यहाँ पे आप पार्टली बेचते हो और कई बार बेचते हो तो उस पर आप आईजीएसटी किस पे लगाओगे, ठीक है, तो आपकी जो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब आपने जो लास्ट बार बेचा होगा उस पर ही आप आईजीएसटी लगाओगे, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स, तो यहाँ पे अनसोल्ड गुड्स में क्या लिखा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउस गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनेट वैल्यू इज द केस में बी ऑफ सच गुड्स शैल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन सबसेक्शन 8, मतलब यहाँ पे जो आपका सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 था उसके हिसाब से उसकी वैल्यू गिनी जाएगी और उस पर आईजीएसटी लगाओगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो आप जब आपका गुड सेल होता है तो उसके लिए आप जो कंसिडरेशन पे करते हो, ठीक है, उसके लिए आपका उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं जो हमारी एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, हमारा जो कस्टम जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। मतलब जो हमारा जो लास्ट ये ड्यूटी है, मतलब सेक्शन 3 में जो हमारी लास्ट ड्यूटी है वो हमारी ये है सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो चलिए देखते, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। पहले तो जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता किस पे है, तो अगर हम इंडिया में ही बात करें, ठीक है, अगर हम इंपोर्ट करते ही नहीं है लेकिन हम इंडिया में ही है तो जीएसटी कंपनसेशन सेस किस पे लगता है। जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो हमारे जो डीमेरिट गुड्स है, डीमेरिट मतलब जो हमारा पान मावा गुटखा बीड़ी तंबाकू ये सब है, ठीक है, तो इस पे क्या लगता है जीएसटी कंपनसेशन सेस, ताकि लोग इसको कम खरीदें, ठीक है, ये महंगा हो इसलिए लोग इसका यूज कम करें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो अगर आप बाहर से ऐसी कुछ चीजें इंपोर्ट करते हो उस पे भी क्या लगेगा आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस, अगर वो इंडिया में लगता है तभी वो बाहर पे भी लगेगा। एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इन इंडिया shall in addition be liable to the GST compensation cess at rates as is leviable under section 8, ठीक है, ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट 2007, मतलब आपका जीएसटी जितना इंडिया में लगता है उस उतना सेम रेट पे आप अगर बाहर से इंपोर्ट करते हो चीज वो सेम चीज, ठीक है, तो उस पर भी उतना ही रेट लगेगा ऑन अ लाइक आर्टिकल ऑन इट सप्लाई इन इंडिया। समझ लीजिए कि आप बाहर से कोई, वैसे तो यहाँ पे कोई वो बुरी बात ही है, लेकिन आप अगर बाहर से कोई टोबैको इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो अगर वो सेम टोबैको इंडिया में भी सेल होता है, ठीक है, तो अगर उस पर 28%, मतलब 28 तो नहीं वो ज़्यादा हो जाएगा, समझ लीजिए कि उस पर 5% कंपनसेशन शेष है, तो अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो उस पर भी कितना ही लगेगा 5%, ठीक है। ऑन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेड आर्टिकल इज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 10, मतलब उसका वैल्यूएशन कितना हो, मतलब वैल्यूएशन किस में आपको बताया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 में। तो देखते हैं वैल्यूएशन में। For the purpose of calculating GST compensation cess under section 3 subsection 7 on any article in any article where such tax is leviable at any percentage of its value, the value of the imported article shall notwithstanding anything contained in the section 40 of the custom act। ये लाइन सब में आई है जितनी भी ड्यूटीज देखी, मतलब यहाँ पे आपकी वैल्यू है उसको आपको सेक्शन 40 की वैल्यू नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पे ओवर राइट सब सेक्शन कर जाती है। बी द एग्रीगेट, एग्रीगेट में आपको पहले क्या ले लेना है, जो आपकी सीआईएफ वैल्यू है वो, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट ने फिक्स किया तो वो, अदरवाइज आपको क्या लेनी है जो आपकी सीआईएफ वैल्यू है वो। बाद में उसमें आपको क्या ऐड कर देना है, जो आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटी रहती है वो। बाद में उसमें आपको ऐड कर देना है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आपकी एक एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी। उस पर आप जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 की ड्यूटीज है वो लगा दीजिए। बाद में जो आपकी सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 में है, बाद में जो 7 में है वो सब दोनों ड्यूटी, मतलब यहाँ पे आपको आईजीएसटी है, ठीक है, वो आपको नहीं लगाना है। आपकी जो दो ड्यूटीज है, जो आपकी सेल्स टैक्स की काउंटर वेलिंग ड्यूटी थी और आपकी जो एक्सेस के लिए जो एडिशनल ड्यूटी थी वो दोनों आपको लगा देनी है, तो आपकी एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी। उस पर आपको क्या लगाना है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। यहाँ पे मैंने आपको एक बता दिया है कि पहले आप वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, मतलब आपकी जो सीआईएफ वैल्यू है वो,
उस पर आप बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाइए, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा दिए तो आपकी एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी। अदर ड्यूटीज में आपकी दो ही आएगी, एक तो आपकी आएगी सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 की और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की ड्यूटी। तो आपकी एक एग्रीगेट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपको IGST और सेस लगाना है तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, मतलब आपको इंडिया में वो चीज़ देने में पड़ेगी आफ्टर इम्पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपकी और एक बात है कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 ये आपका सेक्शन है, वो आपका सेम सेक्शन जो आपका 3 सबसेक्शन 8 था वो आपका सेम ऐसा ही है। ठीक है, वेयर एनी गुड्स डिपोजिटेड इन अ वेयर हाउस, वो आपका सब यही है। सेक्शन 3 सबसेक्शन 8 में हमने देखा था कि वेयर हाउस सेल बिफोर क्लियरेंस। ठीक है, और अगर आप नहीं सेल करते हो तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, तो वो सेम यहाँ पे बात लिखी है। ठीक है, सिर्फ सेक्शन का नंबर चेंज होता है, बाकी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो जो हमने आगे पढ़ा वही सेम है, उसमें आपको कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपका जो यहाँ पे सेक्शन है वो सब आपका चेंज होता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सेम रहेगा कि अगर आपने वैल्यू जो आपने डिटरमाइन की है ऊपर सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 में वो लेनी है और ट्रांजेक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, और अगर आपको उसका कोई पार्ट सेल करते हो तो उसकी जो लास्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू थी या फिर जो उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू थी उसकी जो वैल्यू हायर है वो लेनी है। ठीक है, बाद में है आपका जो प्रेफरेंशियल रेट था। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो कोई ड्यूटीज नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट एक प्रेफरेंशियल रेट डिसाइड करती है। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट निकाल के कि इस चीज के लिए इतना रेट रहेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इफ एनी आर्टिकल इज प्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चर ऑफ एनी प्रेफरेंशियल एरिया। ठीक है, मतलब अगर गवर्नमेंट किसी एरिया को आगे लाना चाहती है, ठीक है, वो एरिया में अगर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना चाहती है कि आप इस एरिया में इंडस्ट्रीज लगाओ। ठीक है, और अगर आप इस एरिया में आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसके लिए आपके जो रेट है वो गवर्नमेंट थोड़े से कम कर देती है ताकि उस एरिया का डेवलपमेंट हो। ठीक है, और इस एरिया में ज़्यादा इंडस्ट्रीज आए। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फर्स्ट शेड्यूल preferential area means any country or territory which the central government may by notification in the official gazette declared by to be such area। मतलब उस एरिया को प्रेफरेंशियल एरिया डिक्लेयर करती है, मतलब वहाँ पे अगर आप चीज़ बनाते हो और अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पर रेट कम रहेगा। ठीक है, एट द टाइम importation the duty be levied or and collected shall be the standard rate unless the owner of the article claims at the time of importation that it is chargeable with a preferential rate of duty। मतलब यहाँ पे एक चीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेशन अगर आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा, जो आपका जो वहाँ पे कस्टम ऑफिसर है उसको आपको बताना पड़ेगा कि भैया ये जो चीज़ है वो मैं किस लिए ले रहा हूँ, जो हमारा प्रेफरेंशियल एरिया है उसके लिए ले रहा हूँ, तो आप यहाँ पे मेरा जो प्रेफरेंशियल रेट है मतलब जो लो रेट है वो यहाँ पे लगेगा। अदरवाइज अगर आप उसको नहीं बताते हो तो जो आपका जो रेगुलर रेट है उस पर ही आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सामने से आके नहीं बोलेगी कि भैया आपका लो रेट है, उसको तो जो लेना है वो ही लेगी। अगर आपको लो कस्टम ड्यूटी पे करनी है तो आपको उसको सामने से बताना पड़ेगा कि मैं प्रेफरेंशियल एरिया में आता हूँ तो मेरा यहाँ पे लो ड्यूटी है वो मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, where the central government is satisfied that in interest of the trade including promotion of export it is necessary to take immediate action। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है तो उसके लिए गवर्नमेंट ये कर सकती है। फॉर डिसकंटिन्यूइंग द प्रेफरेंशियल रेट और इंक्रीजिंग द प्रेफरेंशियल रेट टू अ रेट नॉट एक्सीडिंग द स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, डिक्रीजिंग द प्रेफरेंशियल रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट रेट बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट एन अमेंडमेंट ऑफ द सेड शेड्यूल टू बी मेड so as to provide for such discontinuation of or increase or decrease। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट किसी भी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रेफरेंशियल एरिया मतलब जो रेट है उसको बंद कर मतलब उसका जो एप्लीकेशन है वो फिनिश कर सकती है या फिर उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल सकती है। बाद में है सेक्शन 5 लेवी ऑफ लोअर रेट ड्यूटी अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे जो दो कंट्री है उसके बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि जब हमारी आपकी चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होगी तो उस पर हम लोअर रेट लगाएंगे, या फिर हमारी चीज़ आपके कंट्री में आती है हम जब एक्सपोर्ट करते हो तो आप भी लोअर रेट लगाए। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि वहाँ पे आपका लोअर रेट लगता है अगर आप उस चीज़ कंट्री से आप चीज़ें इंपोर्ट करते हो। वेयर अंडर अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और territory duty at a lower than that specified in the first schedule is to be charged
ऑन द आर्टिकल, मतलब फर्स्ट शेड्यूल मतलब कौन सा है आपका इंपोर्ट का, ठीक है। तो इंपोर्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो आपका इंपोर्ट का रेट बताया गया है, ठीक है, इज टू बी चार्ज ऑन द आर्टिकल विच आर प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर ऑफ अ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette makes rules for determining if any article is produced, ठीक है, is the produce or manufacture of the such foreign country or territory, and for requiring the owner to make claim at the time of importation supported by such evidence as the may be prescribed in the said rule for the assessment at the appropriate। मतलब आप अगर किसी जिस कंट्री के साथ आपका ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर आप उस कंट्री से आप इंपोर्ट करते हो और अगर अगर लोअर रेट का आपको बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आपका जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं इस कंट्री से आपका इंपोर्टेशन कर रहा हूँ, ठीक है। या क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कोई दूसरे कंट्री से इंपोर्ट, लेकिन वो क्या बताता है कि मैंने इसका जो ट्रेड एग्रीमेंट है उस कंट्री से इंपोर्ट किया है, ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो आप चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसी कंट्री में ये प्रोड्यूस हुआ है और हम उसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, तभी आपको लोअर रेट है उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, if any question arises whether any trade agreement applies to any country or territory, whether it has ceased to apply to India or any foreign country or territory, it shall be referred to the central government for decision, and the decision of the central government shall be final, shall not be liable to question in the court of the law। मतलब ये जो आपका जो डिसीजन है कि इस कंट्री का आप ट्रेड एग्रीमेंट है कि नहीं या फिर इंडिया में ये है कि नहीं, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट का डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। इसको आप है, ठीक है, आप कोर्ट में जाके गवर्नमेंट को आप स्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो गवर्नमेंट का डिसीजन रहेगा वही आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। तो यहाँ पे हमने टोटल कितनी तरह की ड्यूटीज देखी है पहले से देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने पहली ड्यूटी देखी थी वो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में थी, वो आपकी थी एक्साइज ड्यूटी। मतलब यहाँ पे जो आपकी अगर वो कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो, ठीक है, तो उसके जैसी ही चीज़ अगर इंडिया में है, ठीक है, अगर वो इंडिया में बनती है तो उस पर जितनी एक्साइज ड्यूटी लगती है उसके इक्वल के रेट की ड्यूटी आपको किस पे लगानी है, जो आपने चीज़ इंपोर्ट की है उस पर भी लगानी है, ठीक है। आपका जो दूसरा था वो दूसरी आपकी जो ड्यूटी थी वो आपकी कौन सी थी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम टू काउंटर सेल्स टैक्स एंड वेट, ठीक है। ये आपकी कितनी थे, मैक्सिमम 4%, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 में वो आपकी क्या रहेगी, वैल्यूएशन, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ है, जो मतलब आपकी जो सेल्स टैक्स के लिए जो एडिशनल ड्यूटी थी उसके लिए आपका वैल्यूएशन है, ठीक है। और बाद में हमने जो लास्ट में ड्यूटी देखी वो कौन सी थी, हमारी जो IGST की थी वो, ठीक है, उसका मैक्सिमम रेट आपका रहेगा 40। और उस पर कितनी ड्यूटी लगेगी, तो आप अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो उसके जैसी ही चीज़ आपको किस में देखनी है, इंडिया में है, ठीक है, तो उस पर जितना IGST लगता है उतना ही GST आपको किस में लगाना है, जो आपने इंपोर्ट की है उस पर भी आपको उतना ही IGST लगाना है, ठीक है। और बाद में हमने लास्ट में देखा कंपेंसेशन सेस, ठीक है। तो कंपेंसेशन सेस है वो अगर इंडिया में जितना लगता है उसके इक्वल की आपको बाहर से लगाना है, वो कंपेंसेशन सेस है मेनली आपका किस पे लगता है, जो आपका डीमेरिट गुड्स है उस पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये था वो आपका फिनिश होता है। मतलब टाइप्स ऑफ ड्यूटी अभी फिनिश नहीं हुए, आगे बहुत सारी अभी ड्यूटीज है, मतलब 5-6 ड्यूटीज है वो हमको देखनी है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका सेक्शन जो आपकी काउंट ड्यूटीज थी अंडर सेक्शन 3, ठीक है, वो यहाँ पे फिनिश होती है, ठीक है। थैंक यू।